हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय यादव फिर से एक बार आप लोगों का स्टूडेंट कैरियर कोचिंग के चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा कथन, स्टेटमेंट एवं पूर्वधारणाएं, जिसको अजम्पशन बोलते हैं हम। इससे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में 2 से 3 नंबर का श्योर क्वेश्चन आना है, जिसको आज एक हम छोटे से टॉपिक से क्लियर करेंगे। आज हम जितने एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन लगभग 12 या 13 सारे विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ला रहे हैं, जिसके आधार पर ही आगे के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम डिजिट नहीं हो सकता है, हूबहू नहीं हो सकता है, लेकिन टाइप वही होगी। तो 3-4 नियम आप लोगों को बताएंगे और जितना अच्छे से आप समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और समझने की कोशिश करिए। आते हैं सबसे पहले कथन एवं पूर्वधारणाएं। क्योंकि हम पहले ही बताए हैं आप लोगों को कि अभी जो ये सारे क्वेश्चंस में 12-13 कराऊंगा, इसके पूर्वधारणा के, स्टेटमेंट एंड पूर्वधारणा अजम्पशन जिसको बोलते हैं, वो सारे क्वेश्चंस पिछले साल का लिया हुआ है, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। वही क्वेश्चन को मैंने टैग किया है, वही क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे करवाऊंगा। और 12-13 क्वेश्चन को आप सीरियसली पढ़ जाते हैं तो आगे के क्वेश्चन बनाइए, बिल्कुल बनेगा। जहां दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। देखिए, कथन एवं पूर्वधारणाएं, स्टेटमेंट। कथन एक होता है, कथन से ये कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सबको मैंने एक ही वीडियो में मर्ज किया है। कथन, स्टेटमेंट तो लिखा ही रहता है, कथन हो, कोई कहने वाला हो, वो क्या कहता है इसी पे डिपेंड करता है क्वेश्चन। उसके बाद निकाला जाता है, कभी लिख देगा धारणाएं, कभी लिख देगा नीचे तर्क, कभी लिख देगा निष्कर्ष, कभी लिख देगा पूर्वानुमान, कभी लिख देगा पूर्वानुमान। सबसे पहले धारणाएं की तरफ चलते हैं। धारणा क्या होती है? धारणा ये होती है कि जो स्टेटमेंट यानी कि कथन में कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी धारणा, हमारे विचार क्या है, उसी विचार को व्यक्त करना धारणाएं कहलाता है। सबसे पहले इस पूर्वानुमान के नियम देख लेते हैं हम। फर्स्ट नियम पे चलते हैं और धारणा के कुछ नियम है हमारे पास। फर्स्ट नियम है, पूर्वधारणा और कथन एक दूसरे के सार्थक है। एक दूसरे के सार्थक का मतलब कि जो कथन होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है कि हमारी पूर्वधारणा या धारणाएं होनी चाहिए। क्योंकि उससे हट करके अगर टॉपिक देता है तो वो क्वेश्चन कभी सही नहीं हो सकता है, जो हम आगे क्वेश्चंस में करवाएंगे। आगे है, एक कथन की कई पूर्वधारणाएं हो सकती हैं। एक कथन है, इसकी कई पूर्वधारणाएं हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल में कथन हम कह सकते हैं कि आज बारिश होने वाली है। तो पूर्वधारणा क्या है? पूर्वधारणा इसमें है, पूर्वधारणा का मतलब जो पहले से हमें ज्ञात हो। सबको पता है कि बारिश जब होती है तो उसमें पानी गिरता है, तो ये हमारी पूर्वधारणा, ये सबको पता है। उसमें अगर लिख देता है कि आज बारिश हुई तो बहुत सारा फिसलन हुआ, तो फिसलन होता है पानी गिरने से ही। तो इसी वजह से इस पूर्वधारणा को एक कथन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक कथन की कई पूर्वधारणाएं हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्वधारणा में कथन की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति का मतलब वो जो कथन है वो अगर पूर्वधारणा में, धारणा में, तर्क में, निष्कर्ष में देता है तो बिल्कुल हूबहू अगर देता है तो वो कभी भी सही नहीं माना जाता है, ठीक है। पांचवें की तरफ चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल है आप लोगों के लिए। इसको इंपॉर्टेंट करिएगा आप। पूर्वधारणा कभी 100%, 100% नहीं होता है। जैसे पूर्वधारणा के प्रारंभ में, यदि प्रारंभ में हो, बीच में हो, कहीं भी यदि सभी, सदैव, हमेशा लगा रहता है तो पूर्वधारणा कभी सही 100% नहीं होता है। क्योंकि कह देगा आपके क्वेश्चन में कि यह लड़का पढ़ने में सर्वश्रेष्ठ, की पूर्वधारणा में देगा कि यह लड़का पढ़ने में सर्वश्रेष्ठ है, तो आपके पूर्वधारणा में देगा यह लड़का सभी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। तो जहां सभी लग गया वहां ये
आपका निष्कर्ष कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने नियम में लिखवा था सदैव भी नहीं, सदैव यह लड़का परीक्षा निकाल लेगा, नहीं, यह भी सही नहीं होगा। हमेशा यह लड़का परीक्षा निकाल, सदैव हमेशा सभी जब भी लगा रहे तो उसको हमेशा इग्नोर करिएगा कि ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम आप लोगों के लिए। पूर्वधारणा, जिसके पास कॉपी और पेन पेपर हो वो लोग इसको नोट कर सकते हैं नियम को। पूर्वधारणा और कथन एक दूसरे के सार्थक हों, एक कथन की कई पूर्वधारणाएं हो सकती हैं, पूर्वधारणा में कथन की पुनरावृत्ति न हो, कोई भी पूर्वधारणा कथन से अधिक व्यापक न हो, कोई भी पूर्वधारणा कथन से अधिक व्यापक न हो। इसको हम थोड़ा बीच में भूल गए थे। कथन से अधिक व्यापक का मतलब कि कथन अगर यह कह देता है कि मेरा नाम संजय है, तो आप अनुमान लगाएंगे कि यह किसी का लड़का होगा, वो अनुमान में लगाएंगे आप। लेकिन नहीं, हमको बस इतनी सूचना है कि मेरा नाम संजय है, तो बस उसी नाम के अकॉर्डिंग हमको चलना है, बाकी आगे पीछे का कुछ सोचना नहीं हो। वही हो जाता है कि कोई भी पूर्वधारणा कथन से अधिक व्यापक न हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। पूर्वधारणा कभी 100% नहीं होती है, जैसे पूर्वधारणा के प्रारंभ में यदि सभी सदैव हमेशा आए तो पूर्वधारणा नहीं मानी जाती है। अब डायरेक्ट हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने धारणा से रिलेटेड। क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आप लोगों के पास। क्वेश्चन है सामने, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब पर्यावरण खतरे में है, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब पर्यावरण खतरे में है, इसलिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। कथन स्टेटमेंट को कभी भी हम कम से कम 2 बार पढ़िए, क्योंकि जो कथन है उसी को 100% सत्य मान के हमको आगे क्वेश्चन बनाने लगता है। कथन से ही निष्कर्ष बनेगा, पूर्वधारणा बनेगा, तर्क बनेगा या पूर्वानुमान बनेगा। तो कथन को हम 2 बार पढ़ते हैं कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब पर्यावरण खतरे में है, इसलिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसका कहने का मतलब कि इस समय का जो परिवेश है, वो पर्यावरण जो है हमारा, वो खतरे में है, कहीं ना कहीं खतरे में है, इसलिए इसे संरक्षित सुरक्षित करेंगे। ये हमारा कथन है। अब इससे हम धारणा क्या है कि धारणा वाला क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई देगा कि धारणा नंबर 1 क्या है। धारणा नंबर 1 है, हमें स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और हमारे बच्चों के लिए पृथ्वी को संरक्षित रखने में मदद के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है। तो देखिए, ये जो कथन था क्या उसी का सार्थक है? बिल्कुल सार्थक, क्योंकि कहा गया था कि हम ऐसे समय में रह रहे जब पर्यावरण खतरे में है, इसलिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। तो इसमें दे रहा है कि हमें स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और हमारे बच्चों के पृथ्वी को संरक्षण रखने में मदद के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल कहा है कि पर्यावरण को संरक्षित करें। अब वही चीज इसमें भी कर रहा है, यानी कि 1 नंबर फॉलो करता है। 2 नंबर पढ़ के देखते हैं हम। 2 नंबर है, प्रदूषण न केवल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाता है बल्कि काम करने की क्षमता भी कम। देखिए, स्वास्थ्य देखभाल पर खर्चा, कहीं खर्चे की बात कथन में दिया है? नहीं दिया है। ये जो है कथन से अधिक व्यापक निष्कर्ष या पूर्वानुमान नहीं हो सकता है। कभी भी अपने दिमाग में रन करिएगा इस चीज को, ठीक है? यानी कि केवल एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कथन है। कथन स्टेटमेंट सब में रहता है, स्टेटमेंट सब में रहेगा आपके पास क्वेश्चंस में। ये सारे क्वेश्चंस जो है पूछे हुए हैं पिछले साल में, अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 से 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा है। कथन है कि ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश के लिए गौरव है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ओलंपिक में पदक जीतना, ओलंपिक में क्या पदक जीतना हमारे देश के लिए गौरव की बात है। धारणाएं देखो, धारणाएं इसी प्रकार लिख करके देगा क्वेश्चन 1, 2, 3। धारणाएं दिया है, ओलंपिक खेल में कौशल दिखाने के लिए जगह प्रदान करता है।
ओलंपिक खेल में कौशल दिखाने के लिए जगह प्रदान करता है। कौशल दिखाने के लिए, देखिए ऊपर क्या दिया था कि ओलंपिक में पदक जीतना। आखिर खेल का एक मंच तैयार किया गया है, तभी तो वहां पदक जीतेंगे, तभी हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल बात सही है कि ओलंपिक खेल में कौशल दिखाने के लिए जगह। कभी भी जब आपको धारणा लगाइए तो पॉजिटिव माइंड से सोचिए, निगेटिव माइंड से नहीं। चूंकि कथन एक बार निगेटिव रहेगा तब हम निगेटिव सोचेंगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव सोचना है। तो देखिए क्या किया है कि ओलंपिक खेल में कौशल दिखाने के लिए जगह प्रदान करता है। बिल्कुल जगह प्रदान करता है, तभी तो वो एक चीज कहा गया है। कथन में कहा गया है तो वो चीज जरूर विद्यमान है। ओलंपिक होता है, हमें ज्ञान है, इसीलिए दिया है कि ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश के लिए गौरव। ओलंपिक नहीं होता तो हमारे देश के लिए क्या गौरव की बात है? कोई कथन कहता ही नहीं, कोई वक्ता नहीं कहता। एक नंबर सही है कि ओलंपिक खेल में कौशल दिखाने के लिए जगह प्रदान करता है। दूसरा भी देखते हैं, दूसरा क्या है आपके सामने कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अपने देश के गौरव हैं। देखिए कहीं भी खिलाड़ी का जिक्र हुआ है, कहीं भी खिलाड़ी का जिक्र कथन में नहीं हुआ है। ये जो है कथन से ज्यादा व्यापक आपका धारणा हो गया, इस वजह से केवल एक अनुसरण करता है, दो अनुसरण नहीं करता है। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। जितना ध्यान से पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, जितना क्वेश्चंस लगाएंगे, जी जो भी नियम बताया जितना आप करेंगे ट्राई, उतना अधिक जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कथन। एक मां ने अपनी बेटी को बताया, एक मां ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। एक मां ने अपने, 2 बार रिपीट जरूर की, एक मां ने अपने बेटे को बताया कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। यानी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में धारणा बन रही है कि जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ती है। देख लेते हैं धारणा क्या दिया है। धारणा नंबर फर्स्ट दिया है जंक फूड से मोटापा होता है। आप अपने आप आंसर दीजिए, क्या निकल रहा है? बिल्कुल धारणा निकल रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापा का एक कारण है। जब कहा गया है तो वो 100% सही होगा। सही होगा कि जंक फूड से मोटापा होता है। उसके बाद सेकंड, रीता और गीता माँ और बेटी हैं। बताइए इसमें रीता और गीता का कहीं जिक्र है? बिल्कुल गलत। बच्चे क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। इसी क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। कथन है हमारे अब, लता ने अपने पति से कहा, लता ने अपने पति से कहा मैं पार्टी में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। लता ने अपने पति से कहा कि मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। इससे आपके मन में कई तरह की धारणा है। यह भी हो सकता है आपके पास धारणा है कि लता के पास पुराने दोस्त थे, रहे होंगे, उत्सुक है तो बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे, मौज मस्ती किए होंगे। देखिए तो इसकी धारणा क्या निकलती है? धारणाएं को हमेशा ध्यान देंगे। कथन को 2 बार पढ़िए, उसके बाद धारणा पे जाइए। कथन फिर से पढ़ते हैं। लता ने अपने पति से कहा मैं पार्टी में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। और धारणा नंबर 1, लता को पार्टियों में जाना पसंद नहीं। देखिए निगेटिव बात आ गई। जब जाना पसंद नहीं है तो वो उत्सुक कैसे है? डायरेक्ट कथन से मिलान करिए, बिल्कुल गलत, 1 नंबर गलत। और धारणा नंबर 2 दिया है आपके सामने, वह अपने पुरानों मित्रों के साथ बीते वक्त के सभी क्षणों को याद कर रही है। बीते क्षणों को याद कर रही है, तभी तो पार्टी में और उनसे मिलने के लिए उत्सुक है। यानी कि सेकेंड अवधारणा बिल्कुल अंतर्निहित होती है, यानी कि केवल 2 सही। तो ऑप्शन नंबर आप मिलाते रहिएगा, ऑप्शन नंबर बी में केवल अवधारणा नंबर 2 सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की धारणाएं जो स्टेटमेंट को पढ़ करके हमारा मन व्यक्त करता है वही धारणा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कथन क्या है? कथन है आपके सामने, राम श्याम से कहता है, राम श्याम से कहता है
मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। राम श्याम का भाई है, तो राम श्याम से कहता है कि आप घबराओ मत, हम समय पर आने के लिए फ्लाइट पकड़ लेंगे। दिमाग से बात को 2 बार पढ़िए, जितना जल्दी दिमाग में सेट हो जाए आपके। राम श्याम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। अवधारणा देखिए क्या निकलेगी। अवधारणा नंबर 1 में दिया है कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज। ये तो क्लियर है कि जब राम श्याम से कह रहा है कि हम फ्लाइट पकड़कर आएंगे, फ्लाइट पकड़कर आएंगे तो सुविधा विमान की तो है, और हमें ये पूर्व अनुमान है कि विमान से अधिक तेज अभी कुछ बना नहीं है। यानी कि पूर्वधारणा नंबर 1 में निहित होता है कि गंतव्य पर पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है। कथन यहाँ से एक निष्कर्ष आपका अवधारणा जो है, अवधारणा आपका एक अंतर्निहित होता है। 2 नंबर देखते हैं, रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है। बताइए कथन में कहीं भी रेल और बस का जिक्र हुआ हो तो आप बताइए, आपके सामने है। क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं, एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण आपको हम बता रहे हैं, ताकि ये पीछे ये भी नहीं है कि अपने से क्वेश्चन बनाया गया है, कहीं बुक से लिया गया, बिल्कुल हूबहू ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिसके सेट में भी हो आप देख लीजिएगा, ग्रुप डी एनटीपीसी के सेट में था। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, यानी कि इसमें क्वेश्चन आपका सही था कि केवल अवधारणा नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 4 में अंतर्धारणा 1 में अंतर्निहित है। 5 के बाद क्वेश्चन चलते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल देखिए, ये टॉपिक पूरा उठाया है, ये केवल धारणा और अवधारणा है। अब उसके बाद तर्क वाला बताएंगे, फिर निष्कर्ष वाला, उसके बाद पूर्वानुमान वाला। तो धारणा का क्या लिख के देता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कथन दिया है, कथन स्टेटमेंट आपके सामने है कि प्रधानाध्यापिका ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए शुल्क संरचना के लिए सभी अभिभावकों और शिक्षण कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है। सभी अभिभावकों यानी गार्जियंस को, बच्चों के गार्जियंस को और शिक्षकों की एक मीटिंग बुलाई गई है कि फीस के बारे में कुछ डिस्कशन किया जाए, कुछ चेंजेस किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे प्रभावित हो। तो ये अपने आप भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अभिभावक को भी बुलाया, शिक्षक को भी बुलाया। इससे हमारे दिमाग में पूर्वधारणा क्या निकल रही है, तो पूर्वधारणा ये निकल रही है कि कहीं ना कहीं वह चाहती है कि सबका विचार सामने आए और उसको लेकर चला जाए। स्टेटमेंट में जो कहा गया वो 100% सत्य होना चाहिए। अब 100% सत्य मानना चाहिए आपको। देखिए अब पूर्वधारणा की तरफ जितना अच्छा सोच लेंगे, पहले पूर्वधारणा मत पढ़िए, पहले आप स्टेटमेंट कथन पढ़िए, अपने आप पूर्वधारणा निकल के आए। जो नियम बताए हैं उसी पे आप ध्यान हमेशा लीजिए। देखिए 1 नंबर है, शुल्क संरचना का पुनर्निर्माण करने की योजना है। बिल्कुल, शुल्क संरचना का पुनर्निर्माण हो रहा है तभी तो मीटिंग बुलाई गई है, अन्यथा यथावत पीछे वाला अगर चलता रहता तो बैठक बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब कथन कहा जाता है तो उसका कुछ न कुछ कहीं ना कहीं रीजन होता है। इज इट क्लियर? चलते हैं। 1 नंबर बिल्कुल फॉलो कर रहा है, यानी कि अवधारणा नंबर 1 अंतर्निहित है। शुल्क संरचना पर पुनर्निर्माण की योजना है क्योंकि इसमें बताया गया है। सेकंड चलते हैं, सामान्य सहमति तक पहुंचने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बिल्कुल सही है, सामान्य अभिभावक को अगर बुलाया गया, अगर अकेले प्रधानाध्यापिका का निर्णय होता तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी। यानी सर्व सामान्य सहमति तक पहुंचने के लिए बैठक बुलाई गई थी। सामान्य यानी बच्चों के माता पिता से लेकर शिक्षक तक सबकी सहमति जहां तक होगी वहां तक शुल्क का निर्धारण होगा। तो 2 नंबर 1 और 2 दोनों अवधारणाएं अंतर्निहित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे हम। अब क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन 7। ये रिलेटेड हो गया भैया, निष्कर्ष लिखा रहता है इसमें। क्या लिखा रहता है? निष्कर्ष। क्वेश्चन समझने का और नियम हमारा वही रहेगा, बिल्कुल लगाइए इस नियम से, देखिए कहीं भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कथन दिया है कि स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए
शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने दो एथलीट्स और 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन किया है। स्कूल का प्रतिनिधित्व मतलब कि स्कूल की अगुवाई करने वाली, जैसे कहीं भी कुछ गेम हो, कोई ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें स्कूल के बच्चों को प्रोवाइड करके भेजा जाता है, तो उसमें से अध्यापक क्या करते हैं कि उनमें जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, टॉपर्स स्टूडेंट को चुनते हैं कि ये बच्चा, कबड्डी की प्रतियोगिता हो तो कबड्डी में खेलने वाला बच्चा, जीके जीएस की प्रतियोगिता, जीके जीएस में टॉपर बच्चे को आगे लीड कराया जाता है ताकि हमारे स्कूल को बढ़ावा मिले। आगे क्या है कि स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने 2 एथलीट्स और 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन किया, यानी कि प्रतियोगिता होने वाली है तभी तो 2 एथलीट्स और 2 खिलाड़ियों का चयन किया है। बिना प्रतियोगिता के तो ये कथन स्टेटमेंट होता ही नहीं। सबसे पहले इसी चीज को समझिए, स्टेटमेंट को 2 बार समझिए, जो कह रहा है उसको सही मानना है हमको, ये कहीं ना कहीं हो रहा है। 1 नंबर, एक एथलीट और एक बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि जब प्रतियोगिता जिस चीज की शुरू होगी उसी चीज के बारे में चयन किया जाएगा। अंतर्निहित होती है एक पूर्वधारणा और निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 2, अध्यापक ने उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया जिन्हें वो पसंद कर। नहीं, इसमें पसंद और नापसंद की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे में टैलेंट होगा उस बच्चे को ही चुना गया होगा। अब हम हैं किसी ऐसे बच्चे को पसंद कर रहे हो क्योंकि कारण दूसरा भी हो सकता है, लेकिन टैलेंट की वजह से उसको हमको चुनना है तो हम दूसरे बच्चे को चुनेंगे जो टैलेंटेड हो। एक व्यवहार में और एक टैलेंट में दिल्ली आसमान का फर्क होता है, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 8 निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कथन आप स्टेटमेंट पढ़िए और अपने लगाने की कोशिश करिए। कथन है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा के संकट को समाप्त करेगा। कहने का मतलब कि ऊर्जा के जो नए स्रोत हम प्राप्त कर रहे हैं वो ऊर्जा के क्षेत्र में जो संकट की स्थिति बनी हुई है ऊर्जा को लेकर के उसको समाप्त करेगा। कौन? नवीकरणीय खोज। किसके बारे में बात कर रहा है? फोकस, नवीकरणीय स्रोत के बारे में बात कर रहा है। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो निष्कर्ष नंबर 1 में पढ़ते हैं हम। निष्कर्ष क्या है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत की जगह ले लेगी। कहीं भी स्टेटमेंट में, कहीं भी कथन में कहीं ये जिक्र है आपका कि गैर नवीकरणीय, तो गैर नवीकरणीय का जब जिक्र नहीं है तो बिल्कुल इसको हम गलत मानेंगे, क्योंकि कथन से ज्यादा व्यापक निष्कर्ष नहीं मिल सकता है। ये बार बार चिल्ला के बता रहा है, एग्जाम में भी फॉलो करेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर भी पढ़ते हैं। सेकेंड है कि पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों की कमी निर्मित कर। फिर गैर नवीकरणीय स्रोत के बारे में दे दिया, ये इसको भी हम अंतर्निहित नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नवीकरणीय के बारे में दिया था। जब नवीकरणीय के बारे में दिया था तो हम नवीकरणीय के बारे में ही निष्कर्ष लगा सकते हैं, अन्यथा हम दूसरा गैर नवीकरणीय के बारे में नहीं बता सकते। क्लियर? ये टाइप भी। उसके बाद इस टाइप से एक क्वेश्चन और मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9। जितने प्रीवियस के क्वेश्चन है एक आध वीडियो और बनाया जाएगा, उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वक्तव्य हो, कथन हो, स्टेटमेंट हो, सारी बातें कही होती हैं। तो स्टेटमेंट कथन में दिया है कि अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात ये कह रहा है, लेकिन कह क्या रहा है? झूठ भी कहता तो हमको मानना पड़ता सत्य, लेकिन स्टेटमेंट वही कहा जाता है जो सत्य हो। अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। इससे आपके दिमाग में कोई पूर्वधारणा, कोई निष्कर्ष निकल रहे होंगे। ये सही बात है, परिश्रम करने वाले हमेशा सफल होते हैं, लेकिन परिश्रमी है कि नहीं है ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हम निष्कर्ष की तरफ, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 है, वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। क्या कहीं कथन में कहा गया है कि वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है? नहीं, कथन में तो यह कहा गया है कि
कि कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल होगा। लेकिन यह तो इंगित नहीं कर रहा है कि वह कठोर परिश्रम करने वाला है, यानी बिल्कुल गलत है। 1 नंबर गलत। 2 नंबर देखते हैं, कठोर परिश्रम फल देता है। तो क्या ये कथन से निष्कर्ष बिल्कुल सार्थक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कहा है कि कठोर परिश्रम करेगा तो जिंदगी में सफल होगा, तो सफल का मतलब फल ही होता है। हम अगर कठोर परिश्रम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको उसका फल मिलेगा। ये कथन था, यानी कि 2 नंबर निष्कर्ष अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, बी में केवल सी में कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो बिल्कुल सही है। ये रहा आपका निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका रिलेटेड होगा भैया पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान के बारे में पहले भी हमने बताया भी। पूर्व अनुमान का मतलब होता है जो पहले से चला आ रहा हो, जो पहले से चला आ रहा हो या जो पहले से ज्ञात हो, उसी को पूर्व अनुमान कहते हैं। पूर्व अनुमान कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट हम कथन से लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पूर्वानुमान का भी है, पूर्वानुमान वाला है ये, पूर्वानुमान वाला है ये आपका क्वेश्चन। पूर्वानुमान का क्वेश्चन कथन स्टेटमेंट कहता है, क्या कहता है सुनिए। ललिता ने अपने दोस्त से कहा, ललिता ने अपने दोस्त से कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। ललिता ने अपने दोस्त को कहा कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, यानी कहीं ना कहीं ललिता को पता है कि मेरे दोस्त को आइसक्रीम पसंद है, तभी तो ऑफर कर रहा है। स्टेटमेंट कथन में 100% पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव सोचने का कोई वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको पसंद है, नहीं तो कुछ और ऑफर करता है, बोलता है कि चलो चाय पीते हैं, चलो कॉफी पीते हैं, लेकिन उसको पता है कि मेरे दोस्त को आइसक्रीम, क्योंकि कथन में कहा है कि ललिता ने अपने दोस्त से कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो पूर्व अनुमान क्या लगाएंगे, पूर्व अनुमान कि देखिए यहाँ पे पहले से ज्ञात है उसको, आइसक्रीम खाता है, पसंद है उसको, इसी को पूर्व अनुमान बोलते हैं। देखिए ललिता के पास पहले आइसक्रीम थी, ये तो कहीं जिक्र नहीं है, पहले आइसक्रीम होती तो ऑफर क्यों करता है, यानी 1 नंबर बिल्कुल फॉलो नहीं करता। जब अभी ऑफर कर रहा है तो पहले से उसके पास आइसक्रीम नहीं थी। सेकंड पढ़ते हैं, ललिता और उसके दोस्त को आइसक्रीम पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ललिता और उसके दोस्त को आइसक्रीम पसंद है, तभी ऑफर कर रही है। जब हम ऑफर करेंगे कि चलो कहीं घूमने हम 2 लोग जा रहे हैं, तो जो चीज हमें पसंद है उसी की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, क्लियर। यानी 2 नंबर में दिया है कि ललिता और उसके दोस्त को आइसक्रीम पसंद है, 2 नंबर अंतर्निहित होता है। ऑप्शन नंबर बी में नहीं, ए में दिया है कि केवल 2 निहित होता है, बिल्कुल 100% राइट। क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पूर्वधारणा का क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 1-2 नंबर के लिए भैया मेहनत करिए, पूरा वीडियो 2-4 बार देखिए इसको, बिल्कुल क्वेश्चन बनाएंगे सही होगा, लेकिन सोचने का मेथड जो बता रहे हैं उसी से सोचिए। देखिए दिया है कथन स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी लिखने का गृह कार्य नहीं किया जाना चाहिए। स्टेटमेंट कथन फिर से एक बार पढ़िए। 5 वर्ष से छोटे बच्चों को 5 वर्ष से छोटे बच्चों को कोई भी लिखने का गृह कार्य नहीं किया जाना चाहिए। देखिए निगेटिव दिया है यहाँ पे, क्या कि लिखने का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो हमें पहले से ज्ञात क्या है कि छोटे बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चे छोटे ज्ञान अभी होते हैं, कुछ ज्ञान नहीं होता है, उनका हाथ सही तरीके से काम नहीं करता, तो लिखेंगे कहां से। ठीक है, ये पहले से हमें बात क्या है, इसीलिए इसके स्टेटमेंट के साथ पूर्वानुमान जुड़ा हुआ है। तो हम पूर्वानुमान पढ़ते हैं। फर्स्ट, उनके हाथ अभी लंबे समय तक पेंसिल लेखन सामग्री पकड़ने के लिए समन्वय बनाने के लिए, देखिए निगेटिव था, ये भी निगेटिव नहीं है। कहा भी तो है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लिखने की सामग्री मत दीजिए गृह कार्य में, कहीं ना कहीं वो लिखने में असमर्थ है, उनके हाथ अभी नहीं काम करते हैं उस प्रकार जिस प्रकार हम एडल्ट काम करते हैं।
क्लियर, एक नंबर क्लियर हो रहा है कि उनके हाथ अभी लंबे समय तक पेंसिल लेकर सभी पकड़ने के लिए समन्वय बनाने के तैयार नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि गृह कार्य में नहीं दिया जाना चाहिए उनको। ठीक है, एक नंबर तो अंतर्निहित हो गया। 2 नंबर की बात करते हैं। वे लेखन कौशल सिखाए जाने के लिए बहुत छोटे हैं। बिल्कुल सही है, उनकी अबोध बालक है, उनको अभी क्षमता नहीं है, क्योंकि ऊपर में दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया होता तो हम मानते, लेकिन स्टेटमेंट दिया है कि छोटे बच्चों को होमवर्क में लेखन सामग्री मत दीजिए, तो ये भी निगेटिव टाइप का है कि वे लेखन कौशल के लिए बहुत छोटे हैं, यानी कि वो लिख नहीं सकते हैं। 1 और 2 दोनों अंतर्निहित होता है पूर्वानुमान, ये होता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान वाले क्वेश्चन ही फंसाते हैं। इसको बस इतना समझिएगा कि पूर्वानुमान का मतलब कि ये सारी बातें हमको पहले से ज्ञात है, उसी को हमको उस पे उतारना है। क्लियर, ये रहा पूर्वानुमान का क्वेश्चन। उसके बाद एक चीज और बचता है आपका, वो है तर्क। तो तर्क वाला जो क्वेश्चन देता है, डायरेक्ट हम इसलिए लेकर के आए हैं आप लोगों को ये वीडियो, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हम पढ़ा के चले जाएंगे, कभी कथन एवं पूर्वधारणा पढ़ाए जाएंगे, कभी कथन एवं तर्क पढ़ा के चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि आप 100% लगा नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो विविध का हम लेकर के ये पूरा टाइप जैसे पूछता है, पिछली बार जितना क्वेश्चन किसी में 4, किसी में 5, किसी में 3 पूछा था, अगर इसमें से आप 3 के 3 4 क्वेश्चन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट के रेंज में होंगे आप। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 11 के बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 12। कभी भी असफलता से घबराए नहीं, कभी भी असफलता से घबराए नहीं, क्योंकि अभ्यास ऐसी चीज है, अभ्यास ऐसी चीज है जिसको नित्यदिन करने से जो हमारा गोल, जो हमारा अचीवमेंट है उसको प्राप्त किया जा सकता है। कहा गया है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर बरत निशान। अभ्यास में इतनी शक्ति होती है कि जो रस्सी होती है वो नित्य दिन रगड़ खाते खाते पत्थर पे भी निशान कर जाती है। तो ये तो हम इंसान हैं, मेहनत करिए। असफलता कहीं ना कहीं, असफलता ही हमारे सफलता के लिए प्रेरित करती है। एक गलतियों से सीखने का प्रयास करिए। इस बार मानिए कि इस बार हमको इतना मेहनत करना है, इस प्रकार मेहनत करना है कि कहीं ना कहीं सफल होना है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह आपका तर्क देता है, तो तर्क में प्रश्न लिखा रहता है। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आप देखे होंगे, प्रश्न लिखा रहता है, उसमें लिखेगा प्रश्न, क्वेश्चन लिखा रहता है आपसे। आप क्वेश्चन में हमेशा क्या लगा करके पूछता है, क्वेश्चन में हमेशा क्या लगा करके पूछता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिया है कि क्या भारत की जनता द्वारा सरकार को कर चुकाया जाना चाहिए। क्या भारत की जनता द्वारा सरकार को कर चुकाया जाना चाहिए। तो देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं क्या वाले, तो ये जो पूरे समाज को, पूरे देश के हित में सही क्या है उसको हमको करना होता है, लगाना होता है, क्योंकि इसमें हाँ और नहीं 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। जब आप देखिएगा नहीं ये देश के हित में, समाज के हित में, लोगों के हित में गलत है तो हम नहीं वाला को ऑब्जर्व करेंगे, और अगर ये लगता है कि नहीं कर, देखिए जैसे ये स्टेटमेंट ही हमारा है कि क्या भारत की जनता द्वारा सरकार को कर चुकाया जाना चाहिए, तो पर्सनल फायदे के लिए नहीं, पूरे समाज के फायदे के लिए। देखिए पर्सनल तो हम सोचेंगे कि कितना हमारा बच जाए, लेकिन नहीं, समाज की दृष्टि से देखिए, एक नेक समाज की दृष्टि से देखिए कि देश के हित में क्या सही है, हमारे आर्थिक स्थिति के लिए क्या सही है। तो सही बात है, अगर हम देश को टैक्स चुकाएंगे, कर चुकाएंगे, तभी कहीं ना कहीं देश प्रोन्नति करेगा हमारा। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है डायरेक्ट तर्क क्या दिया है, हाँ देश चलाने के लिए सरकार को करों का भुगतान किया जाए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा, नहीं करों का भुगतान नहीं किया जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी करनी, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता की पूर्ति करनी है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति के बावजूद भी टैक्स एक ऐसी चीज है जो अर्निंग के हिसाब से होता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी बचत के बाद ही देना रहता है। तो हाँ बिल्कुल 1 नंबर राइट है। तो इसमें क्या रहेगा, लीगली सोचना है। क्लियर, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 12-13 क्वेश्चन की एक और सीरीज है हमारे पास, उसको भी देखेंगे।
अगर इसको बार बार देख लेते हैं आप, वहीं से भी लगाइए, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्या आप बता सकते, देखिए क्या कथन में आ गया, फिर कथन में आ गया, क्या नदियों को जोड़ने का काम सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए। कह रहा है कि क्या नदियों को जोड़ने का काम सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए, प्राथमिकता से प्रथम उसी काम को करना चाहिए, नेसेसरी है। देखिए कहीं कहीं क्या है, हमारा भारतवर्ष इतना बड़ा है, तो कहीं ऐसे भी प्रांत हैं जहाँ पे नदी जो है कि नदियों में पानी सूख जाता है, कोई कोई ऐसी नदी है, वहाँ की सिंचाई कैसे होगा, वहाँ लोग जल की कमी हो जाती है, लोग तमाम परेशानियों से घिर जाते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है कहा गया है। तो क्या होगा कि बड़ी नदियों से अगर लिंक कर दिया जाए छोटी नदियों को, तो वहां भी 12 महीने पानी अवेलेबल हो सकता है। ये समाज के हित में हम सोच रहे हैं, हम समाज के हित में, आप भी इसी प्रकार क्वेश्चन सोचिए, तभी क्वेश्चन पर्सनल फायदा नहीं कि चलो हमारे पास तो गंगा नदी है तो हमें तो जरूरत पूरी हो रही है, बाकी देश में हो या ना हो, ये कोई नहीं। इस जब क्वेश्चन को बनाना है, 1 नंबर आपको लेना है, तो देश के हित में, समाज के हित में सोचना होगा। क्या नदियों को जोड़ने का काम सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। फर्स्ट तर्क में दिया भी है कि हाँ, आने वाले समय में इससे दूरस्थ इलाकों में पानी की कमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल राइट, यानी तर्क नंबर 2 अंतर में प्रबल है तर्क नंबर 2, प्रबल देता है, कहीं कहीं देता है कि जो है कि मजबूत है, कमजोर है, तो मजबूत है 1 नंबर। दूसरा कि नहीं, हमें पानी दूषित नहीं करना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल मजबूत नहीं है, क्योंकि दिया है कि नहीं, हमें पानी दूषित नहीं करना चाहिए और नदियां स्वाभाविक रूप से अपना रास्ता बना, नदियां रास्ता क्या पता किधर बनाएंगे, हमें जहां जरूरत है वहां पहुंचाना है। तर्क नंबर 1 प्रबल है, मजबूत है। ठीक है, ये रहा आपका पूर्वानुमान से रिलेटेड रहना है तर्क निष्कर्ष। आपको अच्छे से ग्रहण करिए पढ़ाई, और इस लॉकडाउन की स्थिति में ये वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। अधिक से अधिक शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी साथ साथ दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।